Hello students, welcome back to my channel Biology Tutelage, and in today's lecture we will study the process of respiration, the main process of respiration. So सीधे चलते हैं इस लेक्चर के अंदर बिना डिले किए। तो बच्चे मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन क्या होता है, इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टेड फूड। ये हमें पता है। हम पहले देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन और फिर देखेंगे हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही होती है, मतलब रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कौन हेल्प कर रहा होता है? ऑक्सीजन। तो क्या है? इट्स द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हमको देखना है कि रेस्पिरेशन कितने स्टेप्स में होता है। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, उसको देखेंगे हम पहले। ग्लाइकोलिसिस। तो बच्चे ग्लाइकोलिसिस को हम देखते हैं। मैंने आपको बताया है, नाम से हमको पता लगाना है कि क्या मीनिंग है इस प्रोसेस का। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब बच्चे ग्लूकोज, ठीक है। लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो पहला स्टेप क्या होता है? जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है दैट इज़ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सबसे पहले क्या करना? ब्रेक डाउन करना है। तो ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। कहाँ पे होता है ये? टेक्स प्लेस इन, सेल में तो होगा ही, पर सेल के किस पार्ट में? टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में होता है सेल के। आ गई बात समझ? तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने इतना सारा ग्लूकोज खाया है, मतलब इतना सारा फूड खाया है जिसके अंदर से हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बने ग्लूकोज के। तो हमने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया बच्चे, ठीक है। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल किसके अंदर टूट गया? हमारा 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर टूट गया, ठीक है। पायरुविक एसिड को हम क्या कहते हैं? पायरुवेट भी कहते हैं। और ये कहाँ पे होता है? हमारा साइटोप्लाज्म में। हमको लिखना पड़ेगा कहाँ पे हो रहा है। आ गई बात समझ में? प्लस हमारे को क्या चीज़ बच्चे ध्यान में रखनी है कि ग्लूकोज कितने कार्बन का कंपाउंड होता है? 6 कार्बन से बना होता है, ठीक है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज। और पायरुविक एसिड कितने में होता है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो सिंपल हमारे पास एक 6 कार्बन वाला था, हमने उसको क्या कर दिया? एक तरीके से बीच में से काट दिया, ब्रेक कर दिया उसको, और क्या बना दिए हमने? 2 पायरुविक एसिड बना दिए। इसके बाद बच्चे हमारा क्या होता है? सेकेंड स्टेप दैट इज TCA साइकिल, जिसके अंदर से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो दैट इज TCA साइकिल। अब व्हाट इज TCA साइकिल? तो TCA साइकिल इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब हमने क्या देखा था? सबसे पहला प्रोसेस क्या था? ग्लूकोज से पायरुविक एसिड। अब क्या था? हमारे पास 2 पायरुविक एसिड बन गए, पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड किसके अंदर डिवाइड हो जाते हैं? हमारे क्या कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी में एंड वाटर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या ज़रूरी था? हमारा ऑक्सीजन। क्या ऐड हुई? हमारी ऑक्सीजन ऐड करी हमने। और ये कहाँ पे हो रहा है हमारा प्रोसेस? माइटोकॉन्ड्रिया में। हमें ये भी चीज़ लिखनी पड़ेगी, तब जाके हमको क्या मिल रही है? हमारी एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? हमारी एनर्जी। तो क्या किया? पायरुविक एसिड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया एट लास्ट? सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड में। और हमें क्या मिल गई? एनर्जी मिल गई, और थोड़ा सा वाटर वेपर्स की फॉर्म में। आ गई बात समझ में? और ये वाला सेकंड स्टेप में क्या नीडेड है? हमारी ऑक्सीजन नीडेड है। आ गई बात समझ में? तो ये 2 स्टेप्स होंगे। अब अगर आपसे कोई बोलता है कि आप मेरे को क्वेश्चन आता है कि आप एरोबिक रेस्पिरेशन बताओ मुझे, एरोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिख दो, तो आप इक्वेशन में क्या लिखोगे? आप इक्वेशन इस तरीके से लिख के बताओगे दैट ग्लूकोज converts into pyruvic acid, 2 pyruvic acid, 1 glucose, and further pyruvic acid converts into carbon dioxide,
प्लस एनर्जी प्लस वाटर। ये कहाँ हुआ? साइटोप्लाज्म में। और ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है बच्चे। और यहाँ पे क्या नीड थी? ऑक्सीजन। जब भी हम कुछ एरो पे लिखते हैं तो मतलब वो चीज़ ऐड हो रही है रिएक्शन के अंदर। आ गई बात समझ? ये क्या है हमारी इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चे। अब आप तो हमारे को क्या पता चला? ये जो हमारी एनर्जी है, ये हमारी एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो रही है हमारी एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। तो अब आपको समझना है कि व्हाट इज एटीपी। तो एटीपी हमारा क्या रहता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। हम छोटा सा टॉपिक समझाएंगे एटीपी। एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपको पता होना चाहिए ये चीज़। कभी कभार 1 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं फुल फॉर्म क्या है एटीपी की। तो बच्चे ये क्या है? दीज आर लाइक, इसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी। आ गई बात समझ में? तो एक तरीके से आप ऐसा समझो कि जब मेरा ये प्रोसेस हो रहा था, कौन सा प्रोसेस? एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा था, तो मेरे पास बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी। अब उस एनर्जी को हमको क्या स्टोर करके रखना था? किसी चीज़ में स्टोर करके रखना था। तो फार्मर्स फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं उगा रहे हैं वो, अब गेहूं को ऐसे ही तो भर नहीं लेंगे किसी कमरे में। वो क्या करते हैं? वो छोटे छोटे पैकेट्स बनाते हैं और उसके अंदर गेहूं को स्टोर करके रखते हैं। तो हमारी जितनी भी एनर्जी है टीसीए साइकिल में से निकल रही है, तो उस एनर्जी को हमारा बॉडी क्या बना देती है? 38 एटीपी की फॉर्म में उसको स्टोर करती है एक सेल में। आ गई बात समझ में? तो जब हमारे को एनर्जी की यूज़ है, हम उस एटीपी से क्या यूज़ कर सकते हैं? एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? एनसीईआरटी में आपको शो भी किया हुआ है कि एक एटीपी क्या हो जाता है? टूट जाता है किसके अंदर? एडीपी में। और हमारे को क्या दे देता है? एक फॉस्फेट दे देता है। आ गई बात समझ में? तो ये क्या हो जाती है? जब ये टूटता है तो हमारे पास क्या फॉर्म में एनर्जी निकल जाती है, जितनी भी एनर्जी निकलनी होती है। आ रही है आपको बात समझ में? मतलब हमने क्या बनाए? 38 पैकेट्स एटीपी के बनाए। अब जब हमारी बॉडी को एटीपी को यूज़ करना है तो वो एटीपी को क्या कर देगी? पैकेट को खोला और एनर्जी खा ली। आ गई बात समझ में? क्लियर है ना? तो वो पैकेट को खोलने का क्या मतलब है? एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करना। एडीपी की फुल फॉर्म क्या है? सेम, एडिनोसाइन। यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट था तो ये डी का मतलब क्या है? डाइफॉस्फेट। ठीक है। ये वैसे क्वेश्चन इतना आपको आएगा नहीं, इतने डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझना, पर होता है ना कभी कभार हमको थोड़ा सा अच्छे से समझना होता है, तो हमने इसलिए बस समझाया है। वरना आपको मेन टॉपिक क्या है आपका? एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट। ये पूरा पार्ट आपका समझने का है। आई होप आपको पूरा का पूरा ये प्रोसेस समझ आया होगा। नेक्स्ट चलेंगे हम किसके ऊपर? हमारे एनएरोबिक रेस्पिरेशन पे। तो बच्चे एनएरोबिक का मतलब था प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। एनएरोबिक का क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे? कि विदाउट ऑक्सीजन जब प्रोसेस हो रहा है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच इज़ टेकिंग प्लेस इन द एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। मतलब या तो ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में प्रेजेंट है। तो बच्चे हमारा पहला स्टेप क्या रहता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन में? ग्लाइकोलिसिस का रहता है। मतलब ग्लूकोज का किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना? पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाना। ये भी कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। आ गई बात समझ में? अब ये जो पायरुविक एसिड है, अब इस पायरुविक एसिड की 2 तरीके से ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है ना? मतलब पायरुविक एसिड एनर्जी में 2 तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। किन 2 तरीक़ों से? या तो बिल्कुल भी ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो या फिर कम ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। तो हम देखेंगे दोनों ही प्रोसेसेस को, जहाँ पे सबसे पहला हमको क्या देखना है? वेयर देयर इज़ नो ऑक्सीजन और वेयर देयर इज़ लेस ऑक्सीजन, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना? हमने क्या बताया? एनारोबिक का मतलब क्या है? एब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा हमारा? जैसे ही हमारा पायरुविक एसिड जब उसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं है तो वो क्या बनाएगा? हमारा इथेनॉल बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा ही,
प्लस एनर्जी हमारा, ठीक है। कितनी एनर्जी बना रहा है अभी देखते हैं हम। हमारा पायरुविक एसिड जब हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन है, मतलब कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या बना रहा है, यहाँ पे बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। आ गई बात समझ में आपको। अब हमको देखना है कि क्यों। अब बच्चे जब कहीं पे ऑक्सीजन है बिल्कुल भी नहीं है तो अलग प्रोडक्ट बनेगा, और जब थोड़ी बहुत है तो भी अलग बनेगा, और जब बहुत सारी ऑक्सीजन है तो भी प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो इसलिए हमने देखे कि हमारे सब में प्रोडक्ट्स अलग अलग बन रहे हैं पायरुविक एसिड में। अब हमारे को यहाँ पे कितनी एनर्जी मिलती है बच्चे, यहाँ पे हमको मिलती है सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs मिलते हैं। कितने ATP मिलते हैं, 2 ATP। सेम विद दिस, यहाँ पे भी हमको कितने ATP मिलेंगे, 2 ATP। मतलब कि एनारोबिक रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा कम ATP देती है हमको, ठीक है। अब नो ऑक्सीजन, तो बच्चे हमारा नो ऑक्सीजन का केस कौन सा रहता है, ईस्ट फर्मेंटेशन में। मतलब जब ईस्ट क्या है, एक हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ईस्ट, तो जब ये रेस्पायर करता है, जब ये एनर्जी बनाता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बना पाता है, क्योंकि ये एक एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, मतलब ये कभी भी ऑक्सीजन नहीं लेता। आ गई बात समझ में। और क्योंकि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसे 38 ATP की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके इतने मेटाबॉलिकल फंक्शंस भी नहीं है। पर वहीं पे लैक ऑफ ऑक्सीजन का केस किसके अंदर होता है, ह्यूमन मसल सेल्स में। किस में, ह्यूमन मसल सेल्स में। अब आप बोलोगे ह्यूमन मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड कैसे बन रहा है, तो बच्चे इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फटाफट से। अब बच्चे हमारे जो ये ह्यूमन मसल सेल्स का क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि जब हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रहे हैं, फॉर एग्जांपल रनर्स जब वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्पीड में जब हम भागते हैं या वर्कआउट करते हैं तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। अब जब जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन हमारे मसल्स के पास कम जा रहा है। अब जब ऑक्सीजन कम जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, नॉर्मल रेस्पिरेशन तो होने नहीं दे रहा। उस टाइम पे हमारे पास कैसी रेस्पिरेशन होगी, लैक ऑफ ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन होगी, और हमारे मसल सेल्स के अंदर क्या बनेगी, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP बनेंगी, और क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता रहेगा। अब ये लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन क्या करता है, पेन कॉज करता है मसल्स में। होता है ना, आफ्टर हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के बाद हमारे मसल्स में हमें पेन रहता है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है दैट ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी वर्कआउट द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन इज लेस, बाय विच मसल गेट्स वेरी लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच फर्दर कॉजेज एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड ड्यू टू दैट लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड विच कॉजेज पेन इन मसल। आ गई बात समझ में। तो ये था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब इसके हिसाब से, अब जो हमने दोनों प्रोसेसों को जान लिया, तो अगर हम फटाफट से एक डिफरेंशिएट बिटवीन लिखें तो वो लिखते हैं, चलिए। तो बच्चे सबसे पहला डिफरेंस तो हमारा डेफिनेशन का ही होता है, तो आप सबसे पहले डिफरेंशिएशन के अंदर दोनों की डेफिनेशंस को लिख दोगे। सेकंड डिफरेंस क्या है हमारा, कि हमारा जो आपने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे हो रहा था, पहले साइटोप्लाज्म में हो रहा था, बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था। तो मतलब क्या लिख सकते हैं हम, इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म टू माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है, ओनली साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकंड डिफरेंस। थर्ड डिफरेंस क्या है बच्चे, हमारे एरोबिक में कितनी एनर्जी मिल रही थी हमको, मोर एनर्जी, ठीक है ना, दैट इज 38 ATP, और यहाँ पे क्या मिल रही थी हमको, वेरी लेस एनर्जी, कितनी, सिर्फ और सिर्फ 2 ATPs, ठीक है। प्लस एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, एनर्जी बनने में टाइम लगता है। पहले क्या होगा,
पहले वो साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटेगा, फिर ग्लूकोज कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पूरी TCA साइकिल होगी, मतलब सीरीज ऑफ रिएक्शन, तब जाके एनर्जी मिलेगी। पर यहाँ पे इट्स वेरी फास्ट, इट्स अ फास्ट प्रोसेस, ठीक है ना। एंड लास्ट हमारे को क्या लिखने होते हैं, एग्जाम्पल्स। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, किसके अंदर होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स के अंदर होता है, ठीक है ना, मतलब काफ़ी सारे यूकैरियोट्स में होता है, ये कह सकता हूँ मैं। और ये कहाँ पे होता है, हमारे ह्यूमन मसल सेल्स में होता है, और कहाँ होता है, बैक्टीरियाज में होता है, हमारे ईस्ट में होता है, ठीक है ना। तो हमने फटाफट से देख लिया एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंशिएट भी। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझ आया होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन का, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और मेरे को कमेंट करके बताओ अगर आपको अच्छी लगी है या फिर आपका कोई डाउट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।